ज्यादातर स्टूडेंट्स मैथ्स में एक ही गलती करते हैं। वो कॉन्सेप्ट को समझते नहीं, सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। इस वजह से एग्जाम में थोड़ा सा नंबर बदलते ही उनका दिमाग घूम जाता है। आज के लेक्चर में हम वही करने वाले हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट है, कॉन्सेप्ट को क्लियर करना। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित सिद्धांत और आप देख रहे हैं सिद्धांत स्टडी 2.0। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो हेडिंग डालिएगा अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्याएं, ठीक है। तो पहले अपरिमेय संख्या की परिभाषा को समझ लेते हैं और उसके बाद फिर इसको समझते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, ऐसी लिखिए, ऐसी संख्याएं, ऐसी संख्याएं जो P बटे Q के रूप में, P बटे Q के रूप में व्यक्त नहीं की जा सकती, व्यक्त नहीं की जा सकती, व्यक्त नहीं की जा सकती है, तथा जहां P और Q, तथा जहां P और Q पूर्णांक है, पूर्णांक है, परंतु Q जो है वह 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। अपरिमेय संख्याएं कहलाती है, अपरिमेय संख्याएं कहलाती है, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे, जैसे, ठीक है, जैसे मान के चलिएगा आपका ये √2 है, ये भी आपका अपरिमेय है। √3 हो गया, पाई हो गया, ठीक है, ई हो गया। इस तरीके की जितनी भी संख्याएं हैं वो क्या कहलाएंगी, वह आपकी अपरिमेय संख्याएं कहलाएंगी, ठीक है। अब ध्यान समझिएगा, जो अपरिमेय संख्याएं होती हैं वो परिमेय संख्या की परिभाषा से बिल्कुल उल्टा होती है। परिमेय संख्या में आपने क्या पढ़ा था कि ऐसी संख्याएं जिसे P बटे Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। इसमें क्या है कि ऐसी संख्याएं जिन्हें P बटे Q के रूप में व्यक्त नहीं की जा सकती, तथा P और Q जो है पूर्णांक है, परंतु Q जो है 0 के बराबर नहीं हो, तो अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। यहाँ पे हमने इस तरीके से चीजें देख ली, इसके एग्जाम्पल, ठीक है। अब कुछ पॉइंट और भी समझिएगा। अगर हम अशांत दशमलव की बात करें तो एक आपका अशांत दशमलव जो होता है वह अपरिमेय के अंतर्गत आता है। तो कौन सा होता है, तो उसको समझिएगा, ठीक है। यहां पे समझिएगा, अपरिमेय संख्याओं का, अपरिमेय संख्याओं का, अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार अशांत और, अशांत और अनावर्ती होता है, अनावर्ती होता है, अनावर्ती होता है। अब इसमें जो समझने वाला पॉइंट है वो ये समझिएगा। देखो, एक तो अशांत होना चाहिए, ठीक है। दशमलव प्रसार कैसा होना चाहिए मित्रों, अशांत होना चाहिए। और कैसा होना चाहिए, अनावर्ती, ठीक है। अब इसको आप समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पे समझिएगा एग्जाम्पल्स इसके कुछ, ठीक है। अभी मैं इसको डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ। तो देखिएगा, जैसे अगर हम बात करें √2 जो है, इसका मान कितना होता है, इसका मान होता है 1.4142, ठीक है। 1 3 5 6 और ये डॉट 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 क्या दिखाता है
ये अशांत को दिखाता है, यानी कि ये ऐसा दशमलव प्रसार है जिसका शेषफल कभी भी 0 नहीं होगा। ठीक है। अनावर्ती क्या होता है? जैसे √2 का एक्चुअल ये मान है, ये मान एक्चुअल रखा गया है। ठीक है। तो अनावर्ती का मतलब ये होता है कि कहीं पे भी संख्या ऐसा ना हो, कोई सिस्टम ना बन पाए कि फिर से वो संख्याएं बार बार रिपीट होने लगे। तो अगर रिपीट नहीं होती तो उन्हें क्या बोलते हैं? अनावर्ती बोलते हैं। ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आई? ठीक है। अच्छा, अगर नहीं समझ में आया तो फिर हम और एग्जाम्पल समझ लेते हैं। यहाँ पे देखिएगा, एक एग्जाम्पल और हम यहाँ पे लेते हैं। जैसे हम बात करते हैं, मेरे पास यह इस तरीके से संख्या दे रखी 32.56556 और डॉट डॉट। अब आप ये बताइएगा कि यह जो संख्या दे रखी है, ये वाली, ये परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है? अब यहाँ पे देखो, पहली बात तो हमें अशांत देखना है, अशांत मिल रहा है। डॉट डॉट का मतलब क्या है कि शेषफल शून्य नहीं होगा। अब आपको चेक करना है कि अनावर्ती है कि आवर्ती। तो आप यहाँ पे देख रहे हो, समझिएगा, आप यहाँ पे देख रहे हो कि 56 फिर 56 फिर 56। ठीक है। संख्या रिपीट हो रही है। तो जहां पे भी संख्या रिपीट होने लगे कहीं से भी, फिर बार बार वही संख्याएं आने लगे, तो उसे बोलते हैं आवर्ती। क्या बोलते हैं? आवर्ती वाला। तो यह जो दशमलव प्रसार है, ये कैसा है आपका? यह है अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। ठीक है। और जहां पे भी अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार होता है, वह संख्या एक्चुअल में परिमेय होती है। क्या होती है साथियों? परिमेय संख्या होती है। ठीक है। अच्छा, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? ठीक है, इनमें डिफरेंस क्या है? विद्यार्थियों को बड़ी कंफ्यूजन होती है। और ये ऐसा चैप्टर है कि अगर आप बेसिक चीजों को नहीं समझेंगे तो ये चैप्टर आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है। और मार्क्स कटने की पूरी संभावना रहेगी, क्योंकि आपका 20 नंबर का OMR मिलता है। ठीक है। OMR वाले क्वेश्चन होते हैं, तो सीधी सी बात है कि हर एक पॉइंट को आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है। तो आइए पहले यहाँ पे समझते हैं। देखो, मैंने यहाँ पे कुछ जो है आपको, ये पाई का मान कितना होता है, ये इतना होता है, ये आपके अशांत दशमलव प्रसार वाले। ठीक है, ये अशांत दशमलव प्रसार है। और कैसा वाला है? अनावर्ती वाला है। देखो, यहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं बन रहा कि जैसे 1 है 4 है, 1 है 5 है, मतलब कि 14 आए, फिर यहाँ पे अगर 14 आने लगे, या 141 है तो फिर 141 आने लगे। ऐसा कहीं पे कुछ भी सिस्टम नहीं बन रहा है। तो ऐसा अगर कहीं पे कोई सिस्टम नहीं बनता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? अशांत दशमलव प्रसार। कैसा वाला होता है साथियों? अनावर्ती वाला होता है। तो यहाँ इस तरीके से आपको इतनी चीजें दे दी गई है। इसकी PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। ठीक है। तो कमेंट में पिन की होगी, वहां से आप जाके इस PDF को डाउनलोड कर लेना। ठीक है। अब मेन मुद्दे पर आते हैं। ठीक है। अब यहीं पे समझिएगा, देखो, ये तो आपने अभी देखा कैसा वाला, यहाँ पे आपने देखा अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार, जो कि क्या होता है भैया? परिमेय संख्या होती है। अगर मैं इसमें एक काम करूं, क्या काम करूं? मैं यहाँ पे जो एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ, इसको ऐसे कुछ दिखा दें, 1 5 6 3 2 0 8 7, कहीं पे भी कोई संख्या रिपीट ना करो। ठीक है। तो इस संख्या को, ये जो एग्जाम्पल है, यह जो एग्जाम्पल है भैया, यह क्या होगा? ये आपका अशांत अनावर्ती में चला जाएगा। किस में जाएगा? यह होगा अशांत दशमलव प्रसार। अशांत दशमलव प्रसार। और कौन सा वाला? अनावर्ती वाला। कौन सा भैया? अनावर्ती वाला। अगर ऐसा है तो वह क्या होगा? वह जो होगा, अगर ऐसा कुछ दे रखा है तो वह आपका किस में आ जाएगा? अपरिमेय संख्या। किस में आएगा भैया? अपरिमेय संख्या में। ठीक है। आपको ध्यान क्या रखना है कि कहीं पे अगर संख्या बार बार फिर से वही आने लगे, रिपीट होने लगे, तो वो परिमेय संख्या के अंतर्गत आएगा। अगर रिपीट नहीं हो रहा है तो वो अपरिमेय संख्या के अंतर्गत आएगा। ये पॉइंट आपको बहुत ध्यान से, बहुत गहराई से आपको समझना होगा। ठीक है।
तो उम्मीद करता हूँ कि ये बात आपको समझ में आई होगी। एक मैं डाउट और यहाँ पे क्लियर किए दे रहा हूँ। पाई देखो यहाँ पे क्या है, अपरिमेय संख्या है। ये जितने भी एग्जाम्पल दे रखे हैं ये सारे के सारे अपरिमेय संख्या के। अब आपने देखा होगा पाई का मान 22/7 होता है, जो कि एक्चुअल मान 22/7 पाई का नहीं होता है, ये नियरेस्ट मान होता है। अब ध्यान समझिएगा, ये अगर 22/7 दे रखा है तो यह परिमेय है, और पाई जो है यह क्या है, अपरिमेय है। ये आपने क्लास 9th में इस चीज को समझा था, ठीक है। तो पाई जो होता है, पाई का मान ये होता है, और ये जो 22/7 दे दिया जाता है ये नियरेस्ट मान होता है, लगभग में मान लिया जाता है। तो ध्यान रखना है, अगर आपको पाई दे रखा है तो अपरिमेय संख्या है, अगर आपको 22/7 दे रखा है तो फिर वह परिमेय संख्या होगी। ठीक है, ये बात क्लियर है। एक चीज मैं और यहाँ पे कर दूं, जितना भी रूट के अंदर अभाज्य संख्या होंगी, कैसी संख्या, अभाज्य संख्या, वो सारी की सारी संख्याएं अपरिमेय में आएंगी। किस में आएंगी, अपरिमेय संख्या में। ठीक है। अच्छा, अपरिमेय संख्या के बारे में हम लोग डिटेल में प्रश्नावली 1.2 में पढ़ेंगे। ठीक है, तो फिलहाल इतना आप समझ गए हैं, तो आइए आगे चीजों को समझते हैं। अब यहाँ पे आप देखिएगा कुछ बातों को, क्या आप चीजें समझनी है कि ये देखो, मैंने एक ग्राफ ले लिया है, ठीक है, डायग्राम ले लिया है, ग्राफ नहीं डायग्राम ले लिया है इसका नंबर सिस्टम का, यानी संख्या पद्धति का, ताकि आपको चीजें क्लियर हो सके। ठीक है, अब देखो रियल नंबर क्या होता है, रियल नंबर ये आपका पूरा का पूरा रियल नंबर है। अब यहां से समझते जाते हैं। अब जो आपका नेचुरल नंबर होता है यानी प्राकृतिक संख्या, वो 1 से स्टार्ट होता है और अनंत तक जाता है। कहाँ तक जाता है भैया, अनंत तक जाता है। ठीक है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। क्लियर है बात। अब देखो इस नेचुरल नंबर में अगर हम जीरो को शामिल कर लें, ठीक है, जीरो को शामिल कर लें तो यह होल नंबर होता है। होल नंबर को क्या बोलते हैं भैया, होल नंबर को बोलते हैं पूर्ण संख्या। क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या। और ये आपका प्राकृतिक है। कौन सी संख्या है, प्राकृतिक। अब आपको मैंने एक चीज और भी समझाई थी कि अगर ये होल नंबर में हम ये जो प्राकृतिक संख्या है इनका नेगेटिव मान ले लें, यहाँ पे देखिएगा, तो वह इंटीजर हो जाता है, यानी कि पूर्णांक संख्या। कौन सी संख्या बन जाती है, पूर्णांक संख्या बन जाती है। क्या ये बात क्लियर है। अब इन्हीं सभी में अगर हम इनको P/Q के रूप में दिखा दें, किस में दिखा दें भैया, P/Q के रूप में। ठीक है, तो देखो यहाँ पे सारी की सारी संख्या P/Q के रूप में है, तो यह आपका रेशनल नंबर बन जाता है, जिसे हिंदी में बोलते हैं परिमेय संख्या। क्या कहते हैं साथियों, परिमेय संख्या। ठीक है, अब यह जो अभी आपने देखा ये अपरिमेय संख्या के अंतर्गत आएंगे। रूट के अंदर जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं, पाई है, ये सारी की सारी इरेशनल नंबर यानी कि अपरिमेय संख्या। ठीक है, अब बात को समझने का प्रयास कीजिएगा, आपको इस डायग्राम से बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी। परिमेय संख्या देखो, यहां तक ये परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या। ठीक है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं को क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है वास्तविक संख्या। क्या कहा जाता है भैया, वास्तविक संख्या कहा जाता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, रियल नंबर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको इस डायग्राम से चीजें क्लियर हुई होंगी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अगली हेडिंग डालिएगा, रूढ़ या अभाज्य संख्या। रूढ़ या अभाज्य संख्या। ठीक है, इसकी पहले हम लोग परिभाषा को लिख लेते हैं, फिर चीजों को समझते हैं। ठीक है, देखिएगा, लिखो वे संख्याएं
जिनमें एक अथवा स्वयं के अतिरिक्त एक अथवा स्वयं के अतिरिक्त एक अथवा स्वयं के अतिरिक्त अन्य संख्याओं का भाग नहीं जाता हो अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अभाज्य संख्या कहलाती है, ऐसा लिख लीजिए, संख्या कहलाती है। ठीक है। अब ये जो रूढ़ या अभाज्य संख्या है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। देखो फिर से समझिए, वे संख्या जिनमें एक अथवा स्वयं के अतिरिक्त किसी भी अन्य संख्या से विभाजित ना हो, या कह सकते हो भाग ना जाए, या कह सकते हो कटे ना, तो उसे क्या बोलेंगे? अभाज्य संख्या। अच्छा, इसमें कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है। क्या ध्यान रखना है? ये बड़ा पॉइंट जो है इसको समझना है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको समझिएगा। ये क्या है पहले लिख लेते हैं, फिर समझाते हैं आपको एग्जाम्पल से। लिखो, वे संख्याएं जिनके सिर्फ दो गुणनखंड कौन कौन से? एक व स्वयं होते हैं। ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है। इस बात को बड़े ध्यान से समझिएगा, बहुत सारे विद्यार्थियों को कंफ्यूजन होती है। ठीक है, एग्जाम्पल समझते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में देखो, आपको ये बताना है सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है। ठीक है, एक बार वीडियो को पॉज करो और देखिएगा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, 2, 3, ठीक है, 5, 7, और उसके बाद फिर आ जाएगा 11, ठीक है, 13, ठीक है, और उसके बाद आ जाएगा 17, 19, इस तरीके से संख्याएं होंगी। अब मैं आपको कुछ बातें बताता हूँ। ठीक है, ध्यान समझिएगा, यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिएगा। अब देखो, 9 जो है, ठीक है, वह आपका अभाज्य संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि ये 3 से भी कटेगी, ये 1 से भी कटेगा, और यह स्वयं 9 से कटेगी। ठीक है, परिभाषा क्या कहती है? परिभाषा कहती है कि एक अथवा स्वयं से अगर ऐसा होता तो फिर यह अभाज्य संख्या थी। यह तो 3 से भी विभाजित हो रही है, इसका मतलब यह अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, यह किसके अंतर्गत आएगी? भाज्य संख्या के अंतर्गत आएगी। अगली सबसे बड़ी बात यह है कि देखिएगा, 2 से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, 2 से। ठीक है, तो इस लाइन को समझिएगा, वे संख्याएं जिनके सिर्फ 2 गुणनखंड एक व स्वयं होते हैं, अगर इनका गुणनखंड कराया जाए। ठीक है, अब बहुत सारे लोगों को ये होगा कि एक अभाज्य संख्या क्यों नहीं होती? तो देखो, एक का अगर आप एक में भाग दोगे तो इसका गुणनखंड एक ही आएगा। और आपने परिभाषा क्या लिखी है कि वे संख्या जिनके सिर्फ 2 गुणनखंड हो, यहाँ तो सिर्फ एक गुणनखंड आ रहा है। कितना आ रहा है? एक गुणनखंड आ रहा है। अब मैं आपको समझाता हूँ। 2 का गुणनखंड करोगे, ठीक है, तो 2 एक कम 2, ठीक है, यानी कि समझिएगा, इसका एक गुणनखंड 2 आ रहा है, इसका एक गुणनखंड ये 1 आ रहा है। अगर आपको चीजें क्लियर नहीं हो रही तो ऐसा समझिएगा, 2 का भाग 1 से कराएंगे तो कितनी बार जाएगा? 2 बार। क्लियर है? 2 का भाग स्वयं से कराएंगे तो कितनी बार जाएगा? 1 बार। तो जिनके सिर्फ 2 गुणनखंड हो, इसके कितने गुणनखंड है? एक तो ये हो गया, एक ये हो गया। ठीक है, इसलिए यह क्या होगी? अभाज्य संख्या होगी। एक इस वजह से अभाज्य संख्या नहीं होती है, क्योंकि इसका जो गुणनखंड होता है वह 1 आता है।
ठीक है, गुणनखंडों की संख्या 2 होनी चाहिए। क्या होना चाहिए मित्रों? संख्या 2 होनी चाहिए। और भी इसमें पॉइंट समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, देखो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? आप कहोगे 2 होती है। और इसी में पॉइंट समझिएगा, 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो होती ही होती है, और 2 एक ऐसी संख्या है, इस वाले में देखिएगा एग्जाम्पल में, कि जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं इनमें केवल और केवल 2 है जो सम है। क्या है? सम है। बाकी जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं सारी की सारी विषम होती हैं। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना। अगर आपसे प्रश्न में यह पूछे कि वह कौन सी अभाज्य संख्या है जो सम होती है, तो उसका आंसर कितना आएगा भैया? 2 आएगा। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। क्लियर है साथियों? ठीक है, आगे समझते हैं चीजों। अगली हेडिंग डालिएगा, यौगिक या भाज्य संख्या। यौगिक या भाज्य संख्याएं। ठीक है, तो इसको लिखिएगा, लिखते हैं, वे संख्याएं जिनमें एक अथवा स्वयं के अतिरिक्त अतिरिक्त स्वयं के अतिरिक्त अन्य संख्याओं का भी अन्य संख्याओं का भी भाग जाता हो का भी भाग जाता हो। ठीक है, भाग जाता हो भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, इसमें भी इस पॉइंट को समझने का प्रयास कीजिए, जैसे उसमें हमने समझा था इसमें भी। देखो देखो, वे संख्याएं जिनमें या जिनके, ऐसा लिखो, जिनके स्वयं एक व स्वयं के अलावा कम से कम एक और गुणनखंड हो, एक और गुणनखंड हो। ठीक है, इस पॉइंट को आपको समझना है। ठीक है, अभी देखो, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या को मैं इनमें अंतर समझाता हूँ। ठीक है, पहले समझिएगा, वे संख्याएं जिनमें एक तथा स्वयं के अतिरिक्त अन्य संख्याओं का भी भाग चला जाता हो या विभाजित हो जाती हो, उन्हें भाज्य संख्या कहते हैं या भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, अब इसमें अगला पॉइंट क्या जोड़ा गया है कि वे संख्याएं जिनमें एक व स्वयं के अलावा कम से कम एक और गुणनखंड होना चाहिए। यहाँ पे कह रहा कम से कम, ज्यादा भी हो सकते हैं। बात को समझिएगा, पहले तो इसके एग्जाम्पल को समझ लो। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल देखो, ये स्टार्ट होगी भाज्य संख्या 4 से। 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 14 हो गया, ठीक है, 15 हो गया, 12 भी हो गया, यहाँ पे ले लो। ठीक है, इस तरीके की जितनी भी संख्याएं, वो सारी की सारी क्या होंगी? भाज्य संख्याएं। अच्छा, ये लाइन आपको समझ में आई कि नहीं समझ में आई? अगर नहीं समझ में आई तो मैं आपको समझाता हूँ। देखो, इनका अगर आप गुणनखंड करोगे, जो भी आपको संख्या मान के चलो 4 है, इस संख्या को मैं उठा लेता हूँ, यहाँ पे देखिए 4। 4 का आप गुणनखंड करोगे, पहली बात तो 1 से भाग कराओ तो भैया 4 आ रहा है, स्वयं से कराओ 4 में तो 1 आ रहा है, ये तो आया ही आया। अब
4 का भाग 2 से भी चला जाएगा, ठीक है, मतलब 2 का भाग 4 में चला जाएगा तो 2 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे एक व स्वयं के अलावा एक और गुणनखंड आ रहा है, कम से कम अगर एक और गुणनखंड आ गया तो वह संख्याएं क्या होंगी, वह संख्याएं होंगी अभाज्य, वो सॉरी भाज्य संख्याएं होंगी। क्या होंगी? भाज्य संख्या। अब इसमें मेन पॉइंट समझिएगा, मुद्दे वाली बात। क्या मुद्दे वाली बात है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, ठीक है। तो देखिएगा, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि भैया एक काम करो, सबसे छोटी भाज्य संख्या बताओ। तो सबसे छोटी जो भाज्य संख्या होती है वह 4 होती है। क्या होती है साथियों? 4 होती है, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आपको यह बात समझ में आई होगी। अगर नहीं समझ में आया तो देखिए, यहाँ पे क्या है कि ऋण या अभाज्य संख्या कहते हैं वे संख्या जिनमें एक अथवा स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से भाग नहीं जाता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। इसमें जो ये मेन पॉइंट है ये क्या है कि वे संख्या है जिनके सिर्फ 2 गुणनखंड हो, केवल और केवल 2 गुणनखंड हो, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे एक को देखा, यह आपकी अभाज्य नहीं है, अभाज्य नहीं है, ये बात ध्यान रखिए। क्यों? क्योंकि इसका गुणनखंड एक आ रहा है और परिभाषा कहती है कि जिनके सिर्फ और सिर्फ कितने गुणनखंड होने चाहिए भैया? 2 गुणनखंड होने चाहिए। इसके तो एक ही आ रहा है। हमने 2 को देखा, देखो 1 का भाग 2 में कराए, ठीक है, तो 2 आया, एक गुणनखंड ये आ गया। फिर स्वयं का स्वयं से भाग कराए तो एक गुणनखंड ये आ रहा है। तो सिर्फ 2 गुणनखंड हो, इसलिए ये संख्या अभाज्य संख्या है, ठीक है। अभाज्य संख्या क्या वो हम लोग समझ लिए। अब भाज्य संख्या क्या होती है? इसका जस्ट उल्टा, ठीक है। अगली हेडिंग डालिएगा सम संख्या, ठीक है। सम संख्या को समझते हैं, लिखिएगा वे संख्याएं जो जो दो से विभाजित होती है, जो 2 से विभाजित होती है सम संख्याएं उन्हें सम संख्याएं कहा जाता है, ठीक है। इसमें एक बात समझिएगा, ठीक है, एक पॉइंट समझिएगा ताकि आपको ये क्लियर हो जाए। पहले तो देखो, वे संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाती हैं उन्हें सम संख्या कहते हैं, ठीक है। अब आप संख्या को समझोगे कैसे? तो मैं एक तरीका बता रहा हूँ, लिखो सम संख्याओं में सम संख्याओं में इकाई का अंक इकाई का अंक इकाई का अंक अगर क्या क्या आ जाए, 0 आ जाए, 2 आ जाए, 4 आ जाए, 8 आ जाए, ठीक है, तो क्या होती है? वो सम संख्या होती है, ठीक है। वो सारी की सारी क्या होंगी? सम संख्या होंगी। एग्जाम्पल आप समझ सकते हो, जैसे मान के चलिएगा, आप कुछ भी ले लीजिएगा, 10 ले लो, 18 ले लो, ठीक है, 16 ले लो। अच्छा यहाँ पे 6 रह गए क्या? अरे यहाँ पे आप 6 कर लीजिएगा भाई, यहाँ पे 6 कर लो और यहाँ 8 कर लो, क्लियर है? तो इस तरीके से आप समझ सकते हो, ठीक है। आपको लास्ट में देखना इकाई अंक 0 आ रहा है या 2 आ रहा है या 4 आ रहा है या 6 आ रहा है या 8 आ रहा है, तो सारी की सारी संख्याएं क्या होंगी? सम होंगी। कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ले लो, जैसे 0 है, इसके आगे कितना भी बढ़ा लो, ये सारी की सारी क्या किसमें आएंगी? सम संख्या में आएगी, ठीक है। ये बात क्लियर है? अच्छा, अगले हम लोग बात समझते हैं, यहाँ पे हेडिंग डालिएगा विषम संख्या।
ठीक है, विषम संख्याएं क्या होती हैं इसको समझते हैं। वे संख्याएं जो दो से विभाजित नहीं होती, दो से विभाजित नहीं होती है, उन्हें विषम संख्याएं कहते हैं। अब जैसे हम लोग सम संख्या को समझे थे, ऐसे ही विषम संख्या को समझ लेते हैं। कैसे समझ लेते हैं? उसके इकाई अंक को देख के। ठीक है, तो लिखिएगा, विषम संख्याओं में विषम संख्याओं में इकाई का अंक, इकाई का अंक क्या हो? ठीक है, क्या होना चाहिए? अगर 1 आ जाए, 3 आ जाए, 5 आ जाए, 7 आ जाए और 9 आ जाए, अगर ये आपको इकाई में दिखाई दे रहा है तो सीधा सीधा क्या होगा, वह जो है विषम संख्या होगी। ठीक है, तो विषम संख्याओं में इकाई का अंक 1, 3, 5, 7, 9 दिखाई दे तो क्या होता है? विषम संख्या होता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल समझिएगा। ठीक है, जैसे मान के चलो यहाँ पे आप ले लो 11, आप ले लो 23, आप ले लो 27, आप ले लो 45, आप ले लो 59। तो ये सारी की सारी किसमें है? विषम संख्या के अंतर्गत आएंगी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि यह बात आपको समझ में आई हो। अगली हेडिंग डालिएगा, अंक गणित की मूलभूत प्रमेय। अंक गणित की मूलभूत प्रमेय। ठीक है, इस टॉपिक को हम लोग अच्छे से समझते हैं। पहले लिखिएगा। ठीक है, देखो, प्रत्येक भाज्य संख्या, प्रत्येक भाज्य संख्या को, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के, अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में, के एक गुणनफल के रूप में, एक गुणनफल के रूप में व्यक्त, या फिर कह सकते हो गुणनखंडित, पुस्तक में लिखिएगा गुणनखंडित किया जा सकता है, किया जा सकता है, यदि अभाज्य गुणनखंडों, यदि अभाज्य गुणनखंडों के क्रम पर, के क्रम पर ध्यान ना दिया जाए, पर ध्यान ना दिया जाए, तो ये गुणनखंड, ये गुणनखंड अद्वितीय होता है, अद्वितीय होता है। ठीक है, अब इस बात को समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, अंक गणित की मूलभूत प्रमेय कहती है कि कोई भी भाज्य संख्या, यानी कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त या गुणनखंडित किया जा सकता है, यदि अभाज्य गुणनखंडों के क्रम पर ध्यान ना दिया जाए, उनके क्रम को अगर ध्यान में न रखें। ठीक है, तो ये गुणनखंड अद्वितीय होते हैं। अद्वितीय होने का मतलब होता है यूनिक। ठीक है, आइए इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल ले लीजिएगा, मान के चलो
यहाँ पे है 210, ठीक है। अब आप समझने का प्रयास कीजिएगा। आपको पता है कि 210 जो है वह आपकी 210 जो है वह आपकी भाज्य संख्या है। क्या है? भाज्य संख्या। इस भाज्य संख्या को हम लोग अभाज्य संख्या में गुणनखंड के रूप में देखेंगे। तो देखिएगा 210 का हम क्या करते हैं? गुणनखंड करते हैं। तो यहाँ पे देखो 210, ठीक है। 2 बार लेके जाएंगे तो ये 2 एक कम 2, 2 पंचे 10, ठीक है। यहाँ पे 0 लगा लेंगे, ठीक है, क्योंकि एक में भाग जाएगा नहीं, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा। फिर यहाँ पे 2 पंचे 10, नहीं नहीं 2 से अब नहीं जाएगा। अब किससे जाएगा साथियों? 5 1 6 यानी 3 से चला जाएगा। किससे जाएगा? 1 मिनट, 3 से चला जाएगा। तो 3 त्रिक को 9, ठीक है, और 3 पचे 15। अब ये 5 से जाएगा और फिर लास्ट में 7 से जाएगा, और यहाँ पे कितना नीचे बचेगा? 1। तो हम कह सकते हैं कि जो 210 भाज्य संख्या थी उसको हमने क्या कर दिया? अभाज्य गुणनखंडों के रूप में विभाजित कर दिया, यानी 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। यह क्या है? ये जो चीजें हैं यह अभाज्य संख्याओं का गुणा है। अभाज्य संख्याओं का गुणा, ठीक है। अब ध्यान समझिएगा, इनके अगर हम क्रम को चेंज करें, ठीक है, तो समझिएगा। अगर मान के चलिएगा मैं यहाँ पे 3 को ले रहा हूँ, 2 7 गुणे 5, 3 का गुणनखंड भी 210 ही आएगा। अगर इसको मैं 5 गुणे 7 गुणे 2 गुणे 3 ले रहा हूँ तब भी इनका गुणनखंड 210 आएगा। अगर मैं इसको 3 गुणे 7 गुणे 2 गुणे 5 कर रहा हूँ तब भी इसका गुणनखंड 210 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप परिभाषा को समझने का प्रयास कीजिएगा। पहली बात तो प्रत्येक भाज्य संख्या को, ये भाज्य संख्या थी, इसे अभाज्य गुणनखंडों के रूप में आप व्यक्त कर सकते हो, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि यदि अभाज्य गुणनखंडों के क्रम पर ध्यान न दिया जाए तो ये गुणनखंड अद्वितीय हो। इनके अगर क्रम को ध्यान में न दिया जाए तो क्या होंगे? यहाँ क्या होंगे? अद्वितीय होंगे। अद्वितीय का मतलब देखो, जैसे यहाँ पे क्रम देखे गए 210 210 210 सभी का आता है। यहाँ पे केवल और केवल क्रम चेंज किए गए थे। 3 को पहले लिख दिया गया, यहाँ पे 2 को पहले लिख दिया गया, 5 को पहले लिख दिया गया, 7 को पहले लिख दिया, इसी तरीके से। तो अगर इनके क्रम को ध्यान में रखा जाए, ठीक है, तो इनका जो भी गुणनखंड होगा वो क्या होगा? अद्वितीय होता है, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है। और भी एग्जाम्पल समझ लेते हैं। जैसे मान के चलिएगा एक प्रश्न ले लेते हैं, एक यहाँ पे हम लोग प्रश्न ले लेते हैं 128 को, 128 को अभाज्य गुणनखंडों, अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में, के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए, व्यक्त कीजिए। यह कुछ इस तरीके से प्रश्न है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं? इस 128 को अभाज्य गुणनखंड कराते हैं। तो आपको पता है, ठीक है, यहाँ पे समझिएगा 128 को हम क्या करा लेंगे? अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। तो 2 से काटेंगे तो 2 छंग 12 और 2 चौको 8, फिर 2 से काटेंगे तो 2 त्याही 6, 2 दूलन 4, फिर 2 से, 2 एक कम 2, 2 छंग 12, फिर यहाँ पे 2 से जाएगा, 2 अठे 16, 2 चौको 8, 2 दूलन 4 और 2 एक कम 2, ठीक है। तो आप देखिएगा 128 का जो गुणनफल प्राप्त हो रहा है, गुणनखंड प्राप्त हो रहे हैं, अभाज्य गुणनखंड, तो वह 2 मिल रहा है कितनी बार? 1 2 3 4 5 6 7, यानी 2 गुणे 2, ठीक है। ये इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे 7, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। इसको आप इस तरीके से लिख सकते हो,
2 कितनी बार है? 7 बार है। ठीक है, क्या ये बात आपको क्लियर है? तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, मतलब किसी भी भाज्य संख्या को आप अभाज्य गुणनखंड के रूप में निकाल सकते हो। एक और प्रश्न को हम लोग समझ लेते हैं। एक प्रश्न कुछ इस तरीके से मान के चलो दे रखा है कि संख्या 420 के अभाज्य गुणनखंड के अभाज्य गुणन खंडों की घातों का योग क्या होगा? घातों का योग क्या होगा? ठीक है, अब इस प्रश्न को हम लोग ध्यान से समझते हैं। देखो 420 का क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड करना है और उसके घातों का योग निकालना है। ये बात आपको ध्यान रखना। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं। 420 का पहले तो अभाज्य गुणनखंड करवा देते हैं। तो 2 दूना 4, 2 एक कम 2 और 0, फिर यह 2 से कट जाएगा। ठीक है, तो 2 एक कम 2। ठीक है, और 1 में 2 का भाग नहीं जाएगा तो 0 बार, और 2 पंचे 10। अब ये 2 से नहीं जाएगा। ठीक है, 2 से नहीं जाएगा, किससे जाएगा? 3 से जाएगा। तो 3 त्रिक को 9 और 3 पचे 15, फिर 5 से, और फिर यह इस तरीके से 7 से जाएगा। तो यहाँ पे जो 420 का गुणनखंड आएगा, तो यह आएगा 2 की पावर 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। ये 2 कितनी बार है? आप कहोगे 2 बार है। अब आपसे पूछा क्या है? इसमें घातों का योग पूछा है। तो घातों का योग क्या होगा? घातों को जोड़ना है। एक तो घात ये हो गई, इसकी एक है, इसकी भी एक है, इसकी एक है, यानी 2 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 है। तो कितना हो जाएगा? 2 1 3, 1 4, 1 5। इसका कुछ आंसर ये आएगा। अगर आपसे घातों का योग पूछा है तो फिर जो भी ये घात होंगी इनको जोड़ देना। क्या ये बात आप लोगों को क्लियर है? आइए आगे समझते हैं। अगली हेडिंग डालिएगा, लघुत्तम समापवर्तक। लघुत्तम समापवर्तक। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है? लासापा। ठीक है, क्या कहा जाता है? लासापा। इसकी परिभाषा को लिखते हैं। लिखो, वह न्यूनतम। ठीक है, न्यूनतम का मतलब क्या होता है? छोटी से छोटी, छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से, दी गई संख्याओं से पूर्णतया पूर्णतया विभाजित हो। विभाजित हो। ठीक है, लघुत्तम समापवर्तक। लघुत्तम समापवर्तक। ठीक है, इसे एलसीएम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? एलसीएम कहलाती है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान समझिए। ठीक है, तो मान के चलो मैं यहाँ पे एक प्रश्न ले रहा हूँ। प्रश्न कुछ इस तरीके से है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा संख्याओं, ठीक, 6, 72 और 6, 72 और 120 का लासापा ज्ञात करो।
लासापा ज्ञात करो। यहाँ कुछ इस तरीके से प्रश्न, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे हल। अभी आप छोटी क्लासों में सीख चुके हैं, ठीक है। हम क्या करेंगे, आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड कराना है। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले तो हम इनके अभाज्य गुणनखंडों में तोड़ देते हैं। तो 6 को तोड़ेंगे तो ये 2 तिहाई 6, ठीक है। और 72 को, ये कितना आएगा, 2, 2 तिहाई 6, 2 छंग 12 और 18 दुनाई 36, 9 बार जाएगा और ये इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही हम 120 को करते हैं। इसको करते हैं 120 को, तो ये हो जाएगा 2 छंग 12 और 0 और ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 15, ठीक है। तो ये जाएगा कितनी बार, 5 बार और यहाँ पे 5 एकम 5। अब ध्यान समझिएगा, मैं इसको इधर लिख रहा हूँ। 6 का जो एलसीएम आया है और 6 का जो गुणनखंड आया है वो कितना आया है, आप कहोगे 2 गुणे 3, ठीक है। 72 का कितना आया है, आप कहोगे 2, 2 कितनी बार है, 1 2 3, 3 बार है, ठीक है। 3 कितनी बार है, 2 बार है। 120 का गुणनखंड कितना आया है, 2 जो है वह 3 बार है, 3 गुणे 5, ठीक है। अब आपको एक बात ध्यान रखनी है, ठीक है। कौन सी बात ध्यान रखनी है, इनका तो हमने करवा दिया, अब नेक्स्ट पेज में कर लेते हैं, समझिएगा या यहीं पे देख लीजिए। इनका जो एलसीएम होगा, एलसीएम आप जानते हो कि जो भी मिल रहा है उसको भी रखते हैं और जो नहीं मिलता है उसको भी रखते हैं। यानी कि जिसकी अधिकतम घात होगी, जैसे 2 है, इन सब में मिल रहा है, तो 2 की अधिकतम घात कितनी है, 3, उसको उठाएंगे एलसीएम में। फिर 3 को देखिएगा, 3 की अधिकतम घात वाले को उठाएंगे, फिर 5 को उठाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 और ये 3 त्रिक को 9, ये 5, ठीक है। अब गुणा पहले इसका करा लीजिएगा, देखो मैं इधर करवा रहा हूँ, जगह नहीं है। तो 8 5 40, 4 9 36, यानी कि 360, इसका ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। और आइए हम लोग समझ लेते हैं माशा को, ठीक है। अगली हेडिंग डालिएगा, महत्तम समापवर्तक, यानी कि इसे कहेंगे मासापा, शॉर्ट में क्या कहेंगे साथियों, मासापा, ठीक है, या फिर इंग्लिश में HCF, ठीक है। इसकी परिभाषा समझते हैं, लिखो, वह अधिकतम, वह अधिकतम, ठीक है, यानी कि बड़ी से बड़ी, बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को, जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करती है, विभाजित करती है, ठीक है। महत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक यानी कि HCF कहलाती है, ठीक है। आइए इसको एक प्रश्न के माध्यम से समझते हैं। एक प्रश्न यहाँ पे ले लेते हैं कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा
40, 36 और 126 का, 126 का, ठीक है। HCF ज्ञात करो, HCF ज्ञात करो, ठीक है। तो सबसे पहले हम इनका क्या कराएंगे, अभाज्य गुणनखंड कराएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। अब ध्यान समझिए, 40 का अभाज्य गुणनखंड कराएंगे तो ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 10 और ये 5, यहाँ इस तरीके से आ जाएगा। उसके बाद हम लोग 36 का करा लेते हैं, तो 18 दुनाई 36 और 2 नहीं 18, 3 त्रिक को 9 और 3 एकम 3। उसके बाद 126 का करा लेते हैं, तो 2 से जाएगा, 2 छंग 12, 2 तिहाई 6। अब ये 3 से कटेगा, 3 दुनाई 6, 3 एकम 3, फिर ये 3 से कटेगा और यहाँ पे ये इस तरीके से। अब ध्यान समझिए, ठीक है, यहाँ पे समझिए 40 का जो गुणनखंड आया है कितना आया है, 2 की पावर 3 गुणे 5, ठीक है। और 36 का, 36 का कितना है, 2 की पावर 2 गुणे 3 की पावर 2। 126 का कितना आया है, ये आया है 2 गुणे 3 की पावर 2 गुणे 7। अब इन संख्याओं का जो HCF होता है, HCF मतलब उभयनिष्ठ, वह क्या होता है, ठीक है, वह क्या होता है, उभयनिष्ठ यानी कि जो कॉमन मिल रहा है उसकी छोटी से छोटी घात, ठीक है, उसकी छोटी वाली घात। देखो जैसे इसमें 2 मिल रहा है, इसमें 2 मिल रहा है, इसमें 2 मिल रहा है, ठीक है, और कोई भी 40, 36 और 126 के गुणनखंड में कुछ नहीं मिल रहा है, तो इसकी सबसे छोटी घात कौन सी है, ये वाली। तो सबसे छोटी जो घात होगी वही उसका HCF होता है, ठीक है, क्या होता है, वही उसका HCF होता है। अगर नहीं समझ में आया तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक है। HCF क्या होता है, उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों का, उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों की छोटी घातों का गुणा, की छोटी घातों का गुणा, ठीक है। क्या ये बात क्लियर है, ठीक है। अगली हेडिंग डालिएगा सहअभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या, ठीक है। इसको समझते हैं, लिखो, जिन दो प्राकृतिक संख्याओं का, जिन दो प्राकृतिक संख्याओं का HCF, का HCF, ठीक है, यानी कि मासा एक हो, क्या हो, एक हो, वे सहअभाज्य संख्याएं, वह या वे सहअभाज्य संख्याएं कहलाती है, ठीक है। जैसे समझिएगा, जैसे मान के चलिएगा यहाँ पे आपके पास है 3, 5, ठीक है। तो ये जो संख्याएं हैं, ध्यान रखिएगा दोनों प्राकृतिक संख्याएं होनी चाहिए, 3 और 5, इनका HCF कितना हो, 1 हो। 3 का गुणनखंड करोगे और 5 का गुणनखंड करोगे तो इसमें जो उभयनिष्ठ गुणनखंड आएगा वो सिर्फ 1 आएगा, ठीक है। और मान के चलो यहाँ पे 4 और 11 ले लो, ठीक है, 7 और 9 ले लो, ठीक है, 18 और 23 ले लो, ठीक है। तो ये सारी की सारी क्या है, सहअभाज्य संख्या। इनमें एक बात और ध्यान रखिएगा, लिखिएगा, नोट, ठीक है। सदैव क्रमागत, सदैव क्रमागत
दो संख्याएं सह अभाज्य होती है। मतलब अगर कोई भी क्रम से आने वाली संख्या है, ठीक है, कोई भी अगर क्रम से आने वाली संख्या है तो हमेशा जो है, जैसे 2 के बाद 3, तो हमेशा वो क्या होगी, सहअभाज्य होगी। जैसे 4 के बाद 5, ठीक है, मान के चलो यहाँ पे ले लो 19 के बाद 20, तो ये क्या होंगी, सहअभाज्य संख्या होंगी। ठीक है, ये हमेशा सहअभाज्य होंगी। ठीक है, यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिएगा अगर जिन विद्यार्थियों को नहीं समझ में आया। जैसे आप यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे मैं 14 ले रहा हूँ और यहाँ पे मैं मान के चलो कि 6 ले रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ ये बताइए कि सहअभाज्य संख्या है कि नहीं। तो देखो परिभाषा क्या आती है कि जिन दो प्राकृतिक संख्याओं का HCF 1 हो वे सहअभाज्य हैं। तो देखिएगा 14 का गुणनखंड कराओ तो 2 सते 14, 6 का कराओगे तो 2 त्याई 6। इनका तो उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, यानी HCF कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। परिभाषा क्या कहती है कि इनका HCF 1 आना चाहिए। इसका मतलब यह वाली संख्या जो है वह सहअभाज्य नहीं है। तो क्या है, 14 और 6 क्या है, सहअभाज्य नहीं है। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे समझते हैं। अब ध्यान समझिएगा, एलसीएम और एचसीएफ के कुछ याद करने के हम लोग तथ्य समझ लेते हैं। लिखो, एलसीएम एवं एचसीएफ के याद रखने योग्य तथ्य। ठीक है, योग्य तथ्य। ठीक है, पहला नंबर समझिएगा, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इनको आपको ध्यान रखना है। लिखो, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक संख्याओं का एलसीएम उन संख्याओं से उन संख्याओं से छोटा नहीं होता है। ठीक है, ध्यान समझिएगा, अगर दो या दो से ज्यादा संख्याओं का आप एलसीएम ले रहे हो तो उन संख्याओं से कभी भी वो छोटा नहीं होगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। दूसरा पॉइंट समझिएगा, इसको लिखिएगा, दो या दो से अधिक संख्याओं का, दो या दो से अधिक संख्याओं का HCF उन संख्याओं से उन संख्याओं से उन संख्याओं से बड़ा नहीं होता, उन संख्याओं से बड़ा नहीं होता है। मतलब कौन सी संख्या है, जिन संख्याओं का आप HCF निकाल रहे हो, ठीक है, उन संख्याओं से कभी भी HCF जो होगा बड़ा नहीं होगा। एलसीएम में क्या है, कभी भी उनसे छोटा नहीं होगा। ठीक है, तीसरा पॉइंट समझिएगा, इसको लिखिएगा, सहअभाज्य संख्या का सहअभाज्य संख्या का HCF यानी कि उभयनिष्ठ गुणनखंड HCF सदैव एक होता है, सदैव एक होता है। ठीक है, अगर सहअभाज्य दिया है तो उसका हमेशा HCF एक होगा। चौथा पॉइंट समझिएगा, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक
संख्याओं का HCF 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं, ऐसा कर लो यहाँ पे, अभाज्य संख्याओं का HCF, ठीक है, सदैव 1 होता है। ठीक है, ये पॉइंट आप समझ पा रहे हो। 2 या 2 से अधिक अभाज्य, अगर अभाज्य संख्याएं हैं तो उनका HCF हमेशा हमेशा 1 होगा, ये बात ध्यान रखनी है। 5वां पॉइंट समझ लेते हैं। ठीक, लिखो, 2 संख्याओं का HCF, 2 संख्याओं का HCF अगर 1 हो, अगर 1 हो तो उनका LCM, तो उनका LCM उन संख्याओं का गुणनफल होता है, उन संख्याओं का गुणनफल होता है। ठीक है, तो ये बातें कुछ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अब आपको ये जो है आपका ये होमवर्क में है, इसे आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। प्रश्न क्या है, निम्न में से कौन सा सहअभाज्य संख्याओं का एक युग्म है? युग्म का मतलब क्या है? जोड़ा। ठीक है, युग्म का क्या मतलब है? जोड़ा। अगर आपको इसको जो है कमेंट सेक्शन में आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। आगे हम लोग प्रश्नावली के सारे सवाल करेंगे। ठीक है।